नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट में आप लोगों को दो हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। दोनों हॉरर पॉडकास्ट भूतिया पेट्रोल पंप की है। पहली कहानी जिस शख्स की है उनका नाम रचित है और दूसरी कहानी जिस शख्स की है उनका नाम सौरभ है। तो चलिए आज की पहली कहानी रचित जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रचित है। आज मैं आप सबको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन की सबसे अजीब, सबसे डरावनी और कभी न भूल पाने वाली घटना है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली के साथ घटी थी। आज भी जब उस रात की बातें याद आती हैं तो रूह तक कांप जाती है। ये बात करीब 9 साल पुरानी है। उस वक्त मैं 11वीं क्लास पास करके गर्मियों की छुट्टियां बिता रहा था। पढ़ाई से कुछ दिन की राहत मिली थी तो मन घूमने का कर रहा था। एक दिन सब घर वाले ड्राइंग रूम में बैठे थे। पापा सुरेंद्र सिंह, मम्मी नीलिमा देवी और मेरी छोटी बहन श्रुति। मैंने एकदम से कहा, काफी दिन हो गए सब साथ में कहीं घूमे नहीं हैं, क्यों ना इस बार कहीं लंबा टूर प्लान करें। मम्मी ने मेरी बात पर हामी भर दी, लेकिन पापा ने पहले तो थोड़ा टालने की कोशिश की। बोले, काम बहुत है बेटा, छुट्टियां मिलना मुश्किल है। लेकिन जब मैंने जरा इमोशनल होकर कहा, अब आप लोग नहीं चलेंगे तो हम भाई बहन अकेले ही निकल पड़ेंगे, तो पापा मुस्कुराए और बोले, ठीक है चलेंगे, लेकिन इस बार कोई पिकनिक नहीं, एक तीर्थ यात्रा करेंगे। उन्होंने जगह बताई, राजस्थान के अजमेर पुष्कर। मम्मी तो खुशी से उछल पड़ी, बोली, वाह, मंदिरों के दर्शन भी हो जाएंगे और घूमना भी हो जाएगा। हमारे पास एक 7 सीटर एसयूवी थी। कुल 4 लोग थे, मैं, मम्मी, पापा और बहन। पापा बोले, गाड़ी में जगह है तो किसी को और साथ ले चलते हैं। तभी मम्मी ने कहा, मैं अपने भाई जय प्रकाश और भाभी कल्पना को भी बुला लेती हूं। पापा का चेहरा हल्का सा उतर गया। शायद मामा से उनके रिश्ते थोड़े खट्टे थे, लेकिन फिर भी हामी भर दी। सोमवार सुबह 7 बजे हम निकलने वाले थे। मैं बाहर पापा की एसयूवी पर बैग रख रहा था। मम्मी घर के अंदर से कुछ सामान ला रही थी। तभी गलती से उनका हाथ खिड़की से टकरा गया और कांच छटाक से टूट गया। शोर की आवाज हुई और कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर फैल गए। मम्मी ठिठक गई और बोली, यात्रा से पहले कांच टूटना ये अच्छा नहीं होता। पापा बोले, नीलिमा, तुम भी हर बात में अपशगुन मत देखा करो, चलो जल्दी करो। जेपी और कल्पना स्टॉप पर इंतजार कर रहे हैं। 7:30 पर हम घर से निकले और लगभग 10 किलोमीटर बाद नगर बस स्टैंड के पास से मामा जयप्रकाश और मामी कल्पना को पिक किया। अब कुल 6 लोग गाड़ी में थे। मेरे पापा गाड़ी चला रहे थे और मैं पीछे बैठा श्रुति के साथ बातें कर रहा था। सड़कें साफ थीं, मौसम अच्छा था और माहौल हंसी मजाक से भरा था। लेकिन मम्मी बार बार वही बात दोहरा रही थी, कांच का टूटना, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मामी भी धीरे से बोली, नीलिमा, तुम सही कह रही हो, हमने शायद गलती की है इस बार। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात कही, पापा ने गाड़ी एक किनारे लगाकर गुस्से में कहा, अगर ऐसे डरते हो तो यहीं उतर जाओ, घूमना है तो चुपचाप चलो। दोनों चुप हो गई। गाड़ी फिर से चल पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उस गाड़ी में कुछ न कुछ भारीपन महसूस हो रहा था। सब चुप थे, बस गाड़ी की खड़खड़ाहट और बाहर की हवा की आवाज थी। दिन भर सफर के बाद हम चित्तौड़गढ़ पहुंचे। फिर रात में कोटा में एक होटल में रुके। अगली सुबह नहा धोकर फिर निकल पड़े अजमेर पुष्कर की तरफ। लेकिन रास्ता जैसे ही जयपुर के आउटस्कर्ट्स में पहुंचा, अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। पापा बोले, मौसम सही नहीं लग रहा, आगे का रास्ता सुनसान है, जल्दी निकलते हैं। मम्मी ने कहा, कम से कम खाना तो खा लेते, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। पापा बोले, सुनसान रास्ता है, पहले निकल लें, खाना आगे किसी ढाबे पर देखेंगे। जैसे ही हम जयपुर से थोड़ा और आगे निकले, एक जगह ट्रक पलटा हुआ दिखा और हाईवे जाम हो गया। गाड़ियां नीचे के कच्चे रास्ते से निकल रही थीं। हम भी उन्हीं के पीछे गए, लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक था। हम फंस गए। मामा जेपी बोले, मैं थोड़ा देख के आता हूं। वो कुछ मिनट बाद लौटे और बोले, थोड़ा आगे एक मोड़ है,
शायद वहां से फिर से हाईवे जुड़ जाए। हमने उनकी बात मान ली और गाड़ी उस वीरान रास्ते की तरफ मोड़ दी। वो रास्ता कच्चा था, दोनों ओर जंगल, और अब बारिश की हल्की बूंदें भी गिरने लगी थीं। पापा बोले, लगता है पेट्रोल भी थोड़ा कम हो गया है। कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो अच्छा होगा। करीब 15 मिनट बाद हमें सामने दूर एक नीली पीली लाइटों वाला पुराना पेट्रोल पंप दिखा। उसके चारों तरफ वीराना था, एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। मैं पीछे से चिल्लाया, पापा, लगता है वहां पंप है, शायद पेट्रोल भी मिल जाए। सबने भी हामी भरी। पापा ने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, एक अजीब सी बात हुई। हमारी गाड़ी से उतरते ही उस पंप की सारी लाइटें एक साथ फड़फड़ाकर बंद हो गईं। मम्मी बोली, ये क्या था? हम आते ही लाइट बंद क्यों हो गई? पापा बोले, बारिश है, लाइट गई होगी, चलो देखते हैं। हम सब ने कार से उतरकर उस सुनसान पेट्रोल पंप की तरफ कदम बढ़ाए और इसी के साथ हमारी उस ट्रिप की असली कहानी शुरू हुई। हम सब लोग गाड़ी से उतरकर उस पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ने लगे थे। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, हवा में ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस वक्त ना कोई गाड़ी दिख रही थी, ना कोई आदमी और ना ही कोई और हलचल। हम लोग करीब करीब दौड़ते हुए उस पेट्रोल पंप की छत के नीचे पहुंचे ताकि बारिश से बच सकें। वहां पहुंचते ही हम सब ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन हमें कोई भी आदमी नजर नहीं आया। पंप का काउंटर पूरी तरह से बंद था। कांच पर धूल की परत छड़ी हुई थी। अंदर एक टेबल और टूटी कुर्सी दिख रही थी, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं थी। पापा ने आवाज लगाई, कोई है भाई साहब? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक बार, 2 बार, 3 बार आवाजें लगाई गईं, लेकिन हर बार बस वही सन्नाटा हमारे सामने पड़ा रहा। तभी मामा धीरे से बोले, अजीब है, इतने सुनसान जंगल में पंप तो है पर कोई बंदा नहीं। ऐसा लगता है कि सालों से यहां कोई आया ही नहीं है। लेकिन अजीब बात यह थी कि पंप के ठीक बगल में एक छोटे से रूम में लाइट जल रही थी। वो हल्की नीली सी ट्यूब लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे हर पल बंद हो जाएगी। मामा ने कहा, चलो देखते हैं अंदर कोई है क्या। पापा और मामा दोनों उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा आधा खुला हुआ था और जैसे ही मामा ने उसे हल्के से धक्का दिया, वो चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर की हालत देखकर तो हम सब हैरान रह गए। एक बूढ़ा आदमी अंदर बैठा था, लकड़ी की कुर्सी पर। उसकी पीठ हमारी तरफ थी, सिर झुका हुआ और हाथों में कोई पुरानी सी किताब पकड़ी हुई थी। पापा ने कहा, नमस्ते भाई साहब, पेट्रोल मिलेगा? बूढ़ा आदमी बिना सिर उठाए धीमी आवाज में बोला, हाँ मिलेगा, लेकिन पहले थोड़ा रुक जाओ। पापा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बोले, पेट्रोल की सुई नीचे जा रही है, जल्दी भरवाना है, आगे लंबा सफर है। तभी वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें एकदम पीली थीं, चेहरा बिल्कुल सपाट, ना मुस्कान, ना हैरानी, ना कोई भाव, बस सीधा देखता रहा। कुछ सेकंड तक हम सब भी उसे देखते रहे। फिर उसने खांसते हुए कहा, टंकी खोल दो, भर देता हूं। हमारे पापा ने कार की चाबी मेरी तरफ फेंकी और कहा, रचित, जाकर टंकी खोल दे। मैं कार की तरफ बढ़ा तो पीछे से बारिश की बूंदें तेज हो गईं। हवा भी थोड़ी ज्यादा चलने लगी थी। मैंने कार की टंकी खोली और वो बूढ़ा धीरे धीरे बाहर आया। उसके चलने की रफ्तार बहुत धीमी थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो। उसके हाथ में पाइप था, लेकिन उसमें कोई हड़बड़ी नहीं थी। उसने पाइप निकाला, पंप मशीन चालू की और बिना कुछ कहे पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। हम सब चुपचाप उसे देख रहे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा अब भी अजीब तरीके से चल रही थी। उस बूढ़े के कपड़े इतने पुराने थे कि लगता था दशकों से नहीं बदले गए। उसकी कमीज के कॉलर फटे हुए थे और सिर पर एक पुरानी टोपी थी जो गीली हो चुकी थी। पेट्रोल भरते हुए वो सिर्फ एक बार हमारी तरफ घूमा और उसकी आंखें, बस उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे अंदर कोई आग सुलग रही हो। मैंने धीरे से मामा से पूछा, यह आदमी थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मामा ने मेरी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने बस इतना कहा, चलो पेट्रोल तो मिल गया, यही बहुत है। पेट्रोल भरने के बाद वो बूढ़ा बिना कुछ बोले पाइप समेटने लगा। पापा ने जेब से पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन उसने हाथ नहीं बढ़ाया। बस सीधा हमारी आंखों में आंखें डालकर बोला, अभी रहने दो, तुम लोग ठहर जाओ, अंदर जाओ, चाय बनवा देता हूं। पापा बोले, नहीं, हम निकलते हैं, बहुत देर हो गई है। बूढ़ा फिर बोला, आगे रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं उस तरफ, ये रात यहां रुक जाओ,
सुबह निकल जाना। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला। माहौल में अब डर घुलने लगा था। वो आदमी फिर बिना कुछ कहे वापस उसी कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मेरी नजर पंप के पीछे की तरफ गई। वहां एक टॉयलेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था और उसके पास एक लाल रंग का गेट भी। वो गेट पूरी तरह बंद था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई आहट आ रही हो। मैंने कहा, मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। मम्मी बोली, जाकर जल्दी आ, कहीं दूर मत जाना। मैं उस टॉयलेट की तरफ बढ़ा। उस छोटे से स्ट्रक्चर के पास पहुंचते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी पुराने बंद कमरे में नमी और सड़न का मिला जुला असर हो। मैंने दरवाजा खोला। अंदर हल्का उजाला था। वॉल पर एक छोटा बल्ब टिमटिमा रहा था और नीचे की तरफ पानी भरा था। मैं जैसे ही अंदर गया तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं चौंका, लेकिन सोचा हवा से बंद हुआ होगा। अभी मैं खुद को संभाल ही रहा था कि एकदम से पीछे किसी के तेज कदमों की आवाज आई। टप टप टप। मैंने झट से मुड़कर देखा। कोई नहीं था। वो जगह बिल्कुल खाली थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। मैं घबरा गया, जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे को छुआ है। मैंने झट से पीछे देखा। कोई नहीं था। फिर अचानक किसी लड़की की धीमी सी हंसी कानों में गूंजी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया। पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन उसी वक्त दरवाजा एक झटके में खुल गया। बाहर खड़े थे पापा और मामा। पापा बोले, क्या हुआ? इतने जोर से क्यों चिल्ला रहा था? मैंने कहा, दरवाजा बंद हो गया था। अंदर अजीब सी गंध थी। मामा बोले, जल्दी चलो, यहां रुकना ठीक नहीं लग रहा। हम सब वापस गाड़ी की तरफ चलने लगे, लेकिन उस बूढ़ा आदमी फिर बाहर आ गया था और अब उसके साथ वही अजीब लड़की भी थी, जो पेट्रोल पंप के केबिन के अंदर नहीं थी, लेकिन अब वहां खड़ी थी, एकदम चुपचाप, हमें घूरती हुई। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन उसकी मुस्कान सबसे डरावनी चीज थी। हम सब चुप थे और पहली बार मुझे सच में ऐसा लगा कि कुछ बहुत अजीब है इस जगह पर। कुछ ऐसा जो अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था, अब सामने था। हम लोग वहां से निकलने ही वाले थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी फिर से हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी चाल अब पहले से भी धीमी हो चुकी थी, जैसे उसके हर कदम के साथ जमीन भी कुछ कह रही हो। वो बिना पलक झपकाए हमें घूरते हुए बोला, अभी मत जाओ, अभी नहीं। उसके पीछे खड़ी लड़की अब भी हमें उसी गहरी नजरों से देख रही थी। उसका चेहरा जितना शांत था, उतनी ही उसकी आंखें बेचैन थीं। वो जैसे किसी की तलाश में हो। पापा ने हल्के से कहा, देखो भैया, हमें अब निकलना है। बहुत देर हो चुकी है, आगे सफर लंबा है। वो बूढ़ा आदमी इस बार थोड़े तेज स्वर में बोला, कह तो रहा हूं, आगे मत जाओ, अभी का रास्ता ठीक नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मामा ने धीरे से मुझसे कहा, रचित, क्या तुम्हें लग रहा है ये आदमी को छुपा रहा है? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। अंदर से मैं अभी भी उस टॉयलेट के बंद हो जाने और हंसी की आवाज से डरा हुआ था, लेकिन अब उस डर के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें वहां रुकना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम चले गए तो शायद कुछ बहुत गलत हो सकता है। उसी वक्त एक और झटका लगा। हमारी गाड़ी का इंजन एक बार में स्टार्ट नहीं हुआ। पापा ने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार, लेकिन इंजन एक अजीब सी आवाज करके रुक जाता। मामा बोले, शायद बैटरी डाउन हो गई है। हम सब अब गाड़ी के बाहर खड़े थे और पीछे से हवा तेज होती जा रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी। पेट्रोल पंप की ट्यूबलाइट झपक रही थी और उस लाइट की झपाझपाहट में उस लड़की का चेहरा कभी साफ दिखता, कभी धुंधला हो जाता। अचानक उस बूढ़े आदमी ने कहा, रुको, मैं कुछ लाता हूं। वो अंदर गया और कुछ ही देर में एक पुराना सा कंबल और 2 लालटेन लेकर बाहर आया। सामने जो केबिन है उसमें आराम कर लो, सुबह तक गाड़ी ठीक हो जाएगी। हमारे पास कोई और चारा नहीं था। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और हम सब थक भी चुके थे। पापा, मम्मी, मामा, मामी और श्रुति सबने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप हामी भर दी। हम उस केबिन की तरफ बढ़े। वो पंप के बगल में एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर सीलन और दरारें थीं। अंदर चारपाई थी और 2 मटमैले गद्दे। एक कोना बिल्कुल गीला था, जैसे किसी ने हाल ही में वहां पानी डाला हो, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं था। मम्मी ने धीरे से कहा, बस कुछ घंटे की बात है, सुबह निकल लेंगे। हम सब लोग अंदर जाकर बैठ गए। बाहर की हवा अब जोर जोर से दरवाजे को थपथपा रही थी।
कमरे के अंदर सिर्फ एक लालटेन थी जिसकी लौ कभी कभी कांपती और दीवारों पर हमारी परछाइयां तैरने लगती। थोड़ी देर चुप्पी के बाद मामी ने पापा से पूछा, भैया आपको यह जगह ठीक लग रही है? पापा ने आंखें बंद करते हुए कहा, ठीक तो नहीं लग रही, लेकिन अब रुकना ही पड़ेगा। मैं गद्दे के एक कोने पर बैठा था और मेरी नजरें बार बार उस कमरे के दरवाजे की दरारों से बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी। अचानक बाहर से एक तेज झटका सा महसूस हुआ। दरवाजा हल्का सा खुला और जैसे ही मैंने बाहर देखा, वो लड़की दूर पेट्रोल पंप के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें ठीक मेरी आंखों में, लेकिन उसकी मुस्कान गायब थी। वो बस खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो, शायद मेरे बाहर आने का। मैंने झट से दरवाजा बंद किया और मम्मी के पास बैठ गया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि खुद की सांसें भी सुनाई दे रही थीं। पापा बोले, अब थोड़ा आराम कर लो सब, सुबह बात करेंगे। लेकिन आराम कहाँ? मामा को बार बार खांसी आ रही थी। मामी की आंखें बार बार खुलती बंद होती रहीं। श्रुति की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार डर कर मुझे पकड़ लेती थी और मैं एकदम चुप। करीब 1 घंटे बाद जब सब थोड़ी झपकी लेने लगे थे, तभी अचानक एक अजीब सी महक कमरे में फैल गई। वो गंध किसी सड़े हुए फूल जैसी थी, या शायद किसी पुरानी चीज के सड़ने की। मम्मी ने नाक दबाई और बोली, ये कैसी बदबू है? तभी खिड़की के बाहर से फिर वही हंसी सुनाई दी, वही धीमी खौफनाक हंसी। मैंने कांपते हाथों से खिड़की की तरफ देखा और जो देखा उससे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो लड़की अब खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए, होंठों से खून की लकीरें बह रही थीं। वो खिड़की के इतने करीब थी कि उसका सांसों का भाप शीशे पर साफ दिख रहा था। मैं चीख पड़ा, मम्मी देखो बाहर कौन है? सभी जाग गए। पापा और मामा ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर अंधेरा था, सन्नाटा। पापा बोले, रचित तुमने सपना देखा होगा। मैं हाँ कह तो दिया, लेकिन मुझे पता था वो सपना नहीं था। और उसी पल एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा हो। हम सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। पापा और मामा ने दरवाजा पकड़ लिया। बाहर कोई था, या शायद कुछ था। बाहर से आवाज आई, खोलो, मुझे अंदर आना है। वो आवाज लड़की की थी, वही लड़की। वो आवाज सुनकर सब लोग बिल्कुल सन्न हो गए थे। हम सबके शरीर में एक अजीब सी झनझनाहट दौड़ गई थी। बाहर से जो आवाज आ रही थी वो इंसानी जरूर लग रही थी, मगर उसमें कुछ ऐसा था जो सीधा रूह तक उतर रहा था, जैसे आवाज के साथ कोई बोझ भी चल रहा हो। भारी, बर्फ सा ठंडा, एकदम सुन्न कर देने वाला। पापा और मामा दरवाजे के पास खड़े थे। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और फिर पापा ने धीरे से दरवाजा पकड़कर कहा, कौन है? बाहर से कुछ देर कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा वही आवाज आई, खोलो, मुझे अंदर आना है। इस बार वो आवाज कुछ ज्यादा साफ थी, लेकिन अब उसमें कराहने जैसा कुछ था, जैसे कोई मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा हो, या फिर जैसे कोई खेल खेल रहा हो, धोखे का। मामी ने मम्मी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उनके कान के पास धीरे से बोली, नीलिमा, ये इंसान नहीं है। मम्मी कुछ नहीं बोली, सिर्फ उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं अपनी बहन श्रुति के बिल्कुल पास बैठा था। वो कांप रही थी और उसकी पकड़ मेरे हाथ पर इतनी मजबूत थी जैसे किसी डूबते को कुछ पकड़ आ गया हो। वो आंखें बंद करके बड़बड़ा रही थी, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए था। मम्मी, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए था। मामा ने पापा से कहा, दरवाजा मत खोलना, जो भी है वो अंदर आएगा तो हमें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। पापा कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप दरवाजे से हटकर एक कोने में बैठ गए। शायद अब उन्हें भी यकीन हो चला था कि जो कुछ हो रहा है वो सामान्य नहीं है। अब जो डर पहले मेरी आंखों में था वो अब सबके चेहरे पर आ चुका था। करीब 5 मिनट बीते होंगे। बाहर फिर से एक अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश की बूंदें अब दीवारों को थपथपाने लगी थीं और अचानक वो दरवाजा अपने आप एक हल्के से कर्रर की आवाज के साथ खुल गया। हमने किसी को उसे धक्का देते नहीं देखा, लेकिन वो खुल गया था। हम सबका दिल जैसे धक से रह गया। बाहर कोई नहीं था। हवा अंदर घुस आई थी, ठंडी और सीली। लालटेन की लौ कांपने लगी थी। खिड़की के शीशे पर फिर से वही सांस की भाप उभरने लगी थी। हमने दरवाजा धीरे से बंद किया, लेकिन उस दौरान कोई कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। उस रात उस छोटे से कमरे में नींद तो किसी की भी नहीं आई। एक एक पल एक बोझ की तरह बीत रहा था। हर किसी को लग रहा था कि जैसे कुछ है हमारे आसपास, कोई छाया,
कोई आंखें जो हमें देख रही हैं, कोई सांस जो हमारे ऊपर चल रही है। करीब 3 बजे थे। मैं अब तक जाग रहा था। मम्मी और मामी एक दूसरे से सट कर बैठी थी। मामा खिड़की के पास रखी कुर्सी पर आंखें बंद करके जैसे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। पापा गेट के पास बैठे बैठे कुछ बड़बड़ा रहे थे, शायद कोई मंत्र या कोई प्रार्थना। श्रुति मेरी गोदी में सिर रखकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सांसें भारी थीं। तभी एक झटका सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे की फर्श एक बार को हल्के से हिल गई हो। लालटेन की लौ पूरी बुझ गई थी। अब अंदर सिर्फ घुप अंधेरा था। और फिर कमरे के अंदर से ही एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुम सबको यहां नहीं होना चाहिए था। हम सब चौंक कर एकदम उठ बैठे। वो आवाज किसी एक को नहीं, सबको सुनाई दी थी। अब यह सिर्फ भ्रम नहीं था, कोई था बिल्कुल पास, शायद कमरे के अंदर ही, हमारे बीच ही कहीं। मामा ने पापा से पूछा, ये क्या हो रहा है भाई साहब? पापा ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं नहीं जानता। मैंने उठकर लालटेन को फिर से जलाने की कोशिश की। किसी तरह माचिस की एक तीली जली, लौ थरथराई और फिर रोशनी में सबके चेहरे एक पल के लिए दिखे। मम्मी की आंखें चौड़ी हो चुकी थीं, मामा की मुट्ठियां बंधी हुई थीं। श्रुति चुपचाप थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उस एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई सी मेरी पीठ के पीछे से गुजर गई हो। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी कमरे के उस कोने से जहां पहले गीली दीवार थी, वहां से कुछ आवाजें आने लगीं। वो आवाज किसी के रेंगने की थी, जैसे कोई जमीन पर अपने नाखून रगड़ता हुआ सरक रहा हो। मैंने माचिस की और तीली जलाई। जैसे ही लौ जली, हमें कुछ पलों के लिए वहां की दीवार पर एक गीला काला सा निशान रेंगता हुआ दिखा। कोई आकृति नहीं, बस एक साया जो अपनी जगह से हिल रहा था। और जैसे ही माचिस की लौ बुझी, वो निशान गायब। अब मेरे शरीर का हर अंग सुन्न पड़ चुका था। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दरवाजा अपने आप खुलता, बंद होता। लालटेन कभी जलती, कभी बुझती। दीवारें भी जैसे सांस लेने लगी थीं। उस पूरी रात में हम बस बैठे रहे, थरथराते हुए, एक दूसरे के करीब, प्रार्थना करते हुए कि सुबह जल्दी हो जाए। और सुबह सच में आई। लालटेन की लौ एक बार फिर से स्थिर हो गई थी। बाहर आसमान थोड़ा सा नीला हो रहा था। सूरज की पहली किरण कहीं दूर दिखाई दे रही थी। पापा ने धीरे से कहा, चलो जल्दी निकलते हैं। इस जगह से जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। हम सब ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। कोई मुंह नहीं खोल रहा था। सबके चेहरों पर एक साया था, डर का, रात के उस खौफ का। हम जैसे ही केबिन से बाहर निकले, मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, बहुत धीमी सी ठंडी मुस्कान। लेकिन इस बार उसके बगल में वो लड़की नहीं थी, या शायद वो हम में से किसी के अंदर आ चुकी थी। जैसे ही हम उस पुराने केबिन से बाहर निकले, हल्की सी धूप चेहरे पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने सांसें वापस लौटा दी हों। वो रात जो हमें खत्म ही नहीं हो रही थी, अब पीछे छूट रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों उस सुबह में भी कोई ठंडक थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। जैसे ये सुबह आई तो थी पर पूरी नहीं थी, अधूरी सी, डरी हुई सी। पापा ने सबसे पहले गाड़ी के पास जाकर दरवाजा खोला। उन्होंने 2-3 बार चाबी घुमाई और इस बार इंजन बिना किसी रुकावट के स्टार्ट हो गया। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। हर कोई बस वहां से निकलना चाहता था। हम सब गाड़ी में बैठ गए। मैं पीछे की सीट पर था और मेरी बहन श्रुति मेरे कंधे से सटी हुई थी। उसकी आंखें आधी खुली, आधी बंद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नींद टूटी ही नहीं, या शायद वो अब भी किसी डर में कैद है। गाड़ी चलने लगी। धीरे धीरे वो पेट्रोल पंप पीछे छूटने लगा। लेकिन जैसे जैसे हम उससे दूर जा रहे थे, वैसे वैसे मेरे मन में अजीब सा खिंचाव हो रहा था, जैसे कुछ पीछे छूट गया हो या कोई हमें जाते हुए देख रहा हो। मैंने एक बार खिड़की से मुड़कर पीछे देखा। वो बूढ़ा अब भी वहीं खड़ा था। अब उसकी टोपी नहीं थी, उसके सिर पर बाल नहीं थे, बस सफेद सफेद दाग, और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उस रात आखिर में थी, ठंडी, बुझी हुई, जैसे किसी ने अपने मन की बात कह दी हो। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दूर एक आकृति खड़ी थी, धुंधली पर साफ। वही लड़की। वो अब हमें नहीं देख रही थी। वो सिर्फ बूढ़े की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी पीठ की ओर जुल्फें एकदम सीधी, सूखी और ठंडी हवा में भी स्थिर थीं। जैसे अब उसकी कोई हरकत बाकी नहीं थी, जैसे वो बस वहीं की हो गई हो।
गाड़ी हाईवे पर निकल चुकी थी। पापा की नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। मम्मी, मामा, मामी कोई भी अब बात नहीं कर रहा था। सबके चेहरों पर एक अजीब सा थकावट था, शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक। करीब 20 किलोमीटर आगे चलकर पापा ने एक ढाबे के पास गाड़ी रोकी। यह जगह एकदम सामान्य थी। धूप थी, लोग थे, ट्रक खड़े थे और चाय की भाप उड़ रही थी। यह नजारा देखकर ऐसा लगा जैसे हम वापस असल दुनिया में आ गए हैं। हम सब उतरकर चुपचाप उस ढाबे के एक कोने में बैठ गए। वहां कुछ और लोग भी बैठे थे, कुछ ड्राइवर, कुछ यात्री। किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। मामी ने वेटर से चाय और पराठे मंगाए। किसी ने पूछा नहीं कि रात कैसी बीती, लेकिन सबको सब समझ आ गया था। चाय आई। मामा ने पहला घूंट लिया ही था कि एकदम से उनका हाथ कांप गया। उन्होंने कप जमीन पर रख दिया और मेरी तरफ देखकर बोले, रचित, रात को जब तू वॉशरूम गया था तूने देखा क्या था? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैंने कुछ महसूस किया था। कोई था मेरे पीछे। मैंने हंसी सुनी थी और जब दरवाजा खुला तो वो लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। सुनते ही मामी के हाथ से चाय गिर पड़ी। मम्मी की सांस तेज हो गई और उन्होंने मुझसे पूछा, किस लड़की की बात कर रहे हो? मैंने उन्हें वही सब बताया जो मैंने देखा, जो महसूस किया। मामा कुछ देर तक चुप रहे, फिर जेब से एक पुराना लकी चार्म निकाला, एक छोटा सा लॉकेट जिसमें पीतल के अक्षर खुदे थे। उन्होंने कहा, यह मेरी माँ ने मुझे दिया था, जब भी सफर पर जाऊं इसे साथ रखना, लेकिन इस बार मैं भूल गया। पापा ने वो लॉकेट लेकर ध्यान से देखा, फिर बोले, रात को जब वो दरवाजा खुला था तभी सब बदला था। शायद ये चीज हमें बचा सकती थी। हम सब चुप थे। तभी पास की टेबल पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने हमारी बातचीत सुन ली। उसने कहा, आप लोग किस रास्ते से आए थे? पापा ने हाईवे और पेट्रोल पंप वाली लोकेशन बताई। वो आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उधर तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है साहब। उस इलाके में तो पिछले 10 सालों से कोई पंप नहीं चला। एक केस हुआ था, लड़की की हत्या हुई थी और पूरे परिवार की लाशें उसी पंप के पीछे वाली जमीन में मिली थी। मम्मी की चीख निकल गई। वो आदमी बोला, आप लोग बचे कैसे? ये तो कोई ऊपर वाला ही जानता है। मामा ने जेब से वही लॉकेट निकाला और धीरे से अपनी हथेली में बंद कर लिया। हम सब ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस चाय का बिल चुकाया, गाड़ी में चुपचाप बैठ गए और वापसी का रास्ता पकड़ लिया। शायद अजमेर पुष्कर अब कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो देखा वो ताउम्र नहीं भूला जा सकेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई बच्चों को डराने वाली किताब का हिस्सा नहीं है, न ही कोई फिल्मी मसाला है जहां नायक आखिर में जीत जाता है। ये उस रात की बात है जब मैंने पहली बार मौत को सामने हंसते हुए देखा था, बिल्कुल सामने। और यकीन मानिए, जब मौत मुस्कुरा रही हो तब आपके रोंगटे खड़े हो जाना ही काफी नहीं होता। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, यही कोई 2-3 साल पहले की बात है। तारीख थी 13 जनवरी। हम चारों, मैं, पापा, मम्मी और मेरी बहन, मनाली से छुट्टियां मनाकर वापस सोनीपत लौट रहे थे। हम सबका एक छोटा सा फैमिली ट्रिप था। कॉलेज का सेमेस्टर खत्म होने पर और न्यू ईयर की छुट्टियों का फायदा उठाकर हम लोग मनाली शिमला घूमने निकले थे। खूब मस्ती की। सालों बाद पहली बार हम सब इतने रिलैक्स और कनेक्टेड महसूस कर रहे थे। शाम को करीब 4 बजे हम मनाली से अपनी कार में निकले। घर लौटने की जल्दी थी, लेकिन मन में ढेरों यादें थीं। मैं ड्राइव कर रहा था। पापा मोबाइल में ट्रिप की तस्वीरें देख रहे थे। मुस्कुराते हुए बोले, सच में बेटा, जिंदगी की सबसे बढ़िया ट्रिप थी ये। बहन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए भी पहली बार इतना सुकून मिला। मम्मी ने तुरंत कहा, अब हर साल एक ऐसी ट्रिप पक्की। हम सब खुशी में डूबे हुए थे। सच कहूं तो हम मान ही चुके थे कि ये हमारे जीवन की सबसे यादगार यात्रा है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ परफेक्ट लगता है तो खुद की नजर लग जाती है। हम मनाली से चले और कुछ ही घंटों में चंडीगढ़ पहुंच गए। अंधेरा हो चुका था और सबको भूख भी लग रही थी, तो हमने एक ढाबे पर रुककर खाना खाया, कुछ तस्वीरें भी लीं। अब गाड़ी पापा चला रहे थे। थोड़ी देर बाद पापा बोले, सौरभ, लगता है हमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, टैंक लगभग खाली है। मैंने चारों ओर देखा, पर सिर्फ सुनसान हाईवे ही दिख रहा था। ठीक है, मैंने कहा, अगला पेट्रोल पंप दिखा तो वहीं भरवा लेंगे। काफी दूर तक चलने के बाद भी कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखा। पापा बोले, कहीं आसपास पेट्रोल पंप है भी या नहीं, एक बार मैप चेक कर लो। मैंने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब। मैंने मम्मी और बहन से भी चेक करने को कहा, लेकिन सबका वही हाल। मैं बोला, अजीब बात है, आते वक्त तो नेटवर्क ठीक था।
पापा बोले, रास्ता तो याद नहीं, मैप चाहिए ही पड़ेगा। बहन बोली, रास्ता भले पूछ लेंगे, लेकिन पेट्रोल तो जरूरी है। आसपास कोई दुकान या ढाबा भी नजर नहीं आ रहा था, बस कभी कभी कुछ गाड़ियां निकल रही थीं। थोड़ी देर बाद हमने एक ट्रक को आते देखा। पापा ने कार रोकी और बाहर निकलकर ट्रक ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, आगे कहीं पेट्रोल पंप मिलेगा क्या? ट्रक ड्राइवर बोला, हाँ भैया, थोड़ा आगे जाओगे तो एक तिराहा मिलेगा, वहां एक बड़ी सी कोठी है, उसी के पास वाला रास्ता पकड़ लो, सीधे चलते जाओ, पेट्रोल पंप मिल जाएगा। पापा ने शुक्रिया कहा और गाड़ी में लौट आए। मम्मी ने पूछा, क्या कहा उसने? पापा बोले, थोड़ा आगे है, मिल जाएगा। मम्मी बोली, अजीब है, इतने बड़े हाईवे पर कोई पेट्रोल पंप नहीं दिख रहा। बहन ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी, सफर में अपशगुन जैसी बातें मत करो। मैंने माहौल हल्का करते हुए कहा, चलो देखते हैं। थोड़ी देर में हमें वह तिराहा मिल गया। बीच में एक पुरानी कोठी थी, दोनों ओर रास्ते जा रहे थे। हम कंफ्यूज हो गए कि ड्राइवर ने कौन सा रास्ता बताया था। मैं कोठी के पास गया, ताला लगा था। मम्मी बोली, चलो वोटिंग कर लेते हैं। 4 लोग 2 रास्ते। मैं, पापा और मम्मी ने दाएं रास्ते को चुना, बहन ने बाएं। हम दाएं रास्ते पर चल दिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी ज्यादा सुनसान होता गया। बहन ने कहा, कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे? पापा बोले, अब तो चल पड़े हैं, लौटने की गुंजाइश नहीं, पेट्रोल नहीं है। तभी हमें दूर एक रोशनी दिखी। मैंने कहा, वो देखो, शायद पेट्रोल पंप है। सच में वो एक पेट्रोल पंप ही था, लेकिन सुनसान, न कोई कर्मचारी, न कोई हलचल। पापा कार रोककर बोले, मैं देखता हूं। वहां एक ऑफिस था, दरवाजा खुला। पापा अंदर गए, आवाज लगाई, कोई है? पेट्रोल भरवाना है। कोई जवाब नहीं मिला। इसी बीच मम्मी और बहन बोली, हम वॉशरूम जाकर आते हैं। मैंने हामी भरी और मोबाइल देखने लगा। बहन मम्मी से बोली, कितना अजीब पेट्रोल पंप है, कोई दिखता ही नहीं। मम्मी ने कहा, शायद त्योहार की वजह से सब आराम कर रहे हों। वहां एक कॉमन वॉशरूम था। बहन पहले अंदर गई, मम्मी बाहर खड़ी थी। इधर ऑफिस में पापा को भी काफी देर हो गई थी, लेकिन कोई नहीं आया। तभी अचानक वहां की लाइट चली गई। सुनसान पेट्रोल पंप, अंधेरा और दरवाजा अपने आप बंद। पापा घबरा गए। जब वह अंदर आए थे, दरवाजा खुला था। अब वो दरवाजा बंद कैसे हो गया? आवाज भी नहीं आई थी। पापा ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उधर मम्मी ने बहन को आवाज दी, बेटा जल्दी कर। कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मम्मी घबरा गई, दरवाजा पीटने लगी, दरवाजा खोल, क्या हुआ? अचानक अंदर से बहन की चीख सुनाई दी। मम्मी जोर से चिल्लाई, सौरभ, पापा। मैंने मम्मी की चीख सुनी। हालांकि खुद भी फंसा हुआ था, पर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। आखिरकार दरवाजा खुल गया। मेरी हालत खराब थी, पसीने से तरबतर, ठंड में भी कांप रहा था। मैं भागकर कार की तरफ गया। वहां कोई नहीं था, न पापा, न मम्मी, न बहन। मैं बुरी तरह डर गया। फिर मुझे फिर से मम्मी की आवाज सुनाई दी। आवाज पेट्रोल पंप के दाईं ओर से आ रही थी। मैं भागा उसी दिशा में। मैं भागकर वॉशरूम की ओर गया तो देखा कि मम्मी दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थीं और बार बार बेटा बेटा चिल्ला रही थीं। मैं दौड़ते हुए मम्मी के पास पहुंचा और घबराकर पूछा, क्या हुआ मां, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी का चेहरा घबराहट से भरा था। कांपती आवाज में बोली, वो तुम्हारी बहन वो वॉशरूम में गई थी। अंदर से चीखने की आवाज आई, अब दरवाजा नहीं खोल रही। मैं एकदम सन्न रह गया। क्या? बोलते हुए मैं आगे बढ़ा। हटो, मैं देखता हूं। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से जाम कर दिया हो। मैंने जोर जोर से लात मारी, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मैंने भी बहन को आवाज दी, बेटा दरवाजा खोलो, सब ठीक है ना? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने मम्मी से पूछा, पापा कहाँ हैं? मम्मी बोली, मुझे नहीं पता, वो तो कार में ही थे, अब नहीं दिख रहे। हम दोनों एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखने लगे। मम्मी बोली, पहले इस दरवाजे को तोड़ो, बच्ची मुसीबत में है। हम दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से दरवाजे को तोड़ा। अंदर जाकर देखा, वहां 2 वॉशरूम थे। एक का दरवाजा पहले से खुला था, दूसरा बंद। मैंने कहा, शायद वो इस वाले में हो। मम्मी आप देखो। माँ धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी, तभी लाइट गुल हो गई। अंधेरे में माँ चीख पड़ी। मैं घबरा गया। क्या हुआ मम्मी, चिल्ला क्यों रही हो? लाइट चली गई, मैं कुछ देख नहीं पा रही। मैंने तुरंत जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की।
टॉर्च की रोशनी में मम्मी ने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की और मैं पीछे खड़ा देख रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, जो नजारा सामने था उसने हमारे होश उड़ा दिए। सामने दीवार में मेरी बहन का शरीर आधा धंसा हुआ था। दीवार दरकी हुई थी और उसमें से केवल उसके हाथ और पैर बाहर झांक रहे थे। मां जोर जोर से रोने लगी। मैं सुनना था ये क्या हो गया। छत से धीरे धीरे खून टपक रहा था। मैंने कहा, मम्मी ये देखो। हमने ऊपर की तरफ देखा तो एक भयंकर चेहरा छत से चिपका हुआ था। एक मरा हुआ आदमी, नहीं शायद कुछ और ही। उसके पूरे शरीर पर घाव थे, उनसे खून बह रहा था जो नीचे जमीन पर गिर रहा था। मैं और मां दोनों डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़े। मेरे हाथ से मोबाइल भी गिर गया। मां ने मुझे कसकर पकड़ लिया और डर के मारे बोली, सौरभ ये सब क्या हो रहा है, भागो यहां से। मैं किसी तरह होश में आया, कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और भागा। मां भी मेरे साथ थी। हम कार के पास पहुंचे तो देखा कि पापा अब भी वहां नहीं थे। मां बोली, तुम्हारे पापा कहां चले गए? मैंने इधर उधर देखा लेकिन कहीं कुछ नजर नहीं आया। मैं चिल्लाया, पापा आप कहां हैं? मां और मैं दोनों अब तक डर से बेहाल थे। मां ने रोते हुए कहा, सौरभ क्या पापा को भी कुछ हो गया होगा? मैंने कहा, पता नहीं मां, लेकिन बहन के साथ जो हुआ वो किसने किया? मां बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं दरवाजे के बाहर थी तब अंदर से कोई चीज गिरने की आवाज आई। फिर बहन ने कोई जवाब नहीं दिया और अब ये सब। मैंने मां को संभाला। मां घबराओ मत, पहले हमें पापा को ढूंढना होगा। मां बोली, लेकिन वो बिना कुछ कहे कहां जा सकते हैं? मैंने कहा, आप कार में बैठिए, मैं आसपास देखता हूं, शायद पास ही हों। मां घबराते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं बैठ सकती। वहां वॉशरूम में वो 2 लाशें थीं। मैंने मां को समझाया, मां मेरी बात सुनो, तुम कार के अंदर ज्यादा सेफ रहोगी और हाँ, सीट के नीचे झुक कर बैठना ताकि कोई तुम्हें देख ना सके। जब तक मैं ना आऊं बाहर मत आना। मां मेरी आंखों में देखती रही, मासूमियत से, जैसे भरोसा ढूंढ रही हो। मैंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपने बहन का हाल देखा है और अब पापा भी लापता हैं, मैं जल्द आ जाऊंगा। मां चुपचाप पीछे वाली सीट पर लेट गई ताकि कोई उन्हें देख न सके। उनका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मन में डरावने ख्याल दौड़ रहे थे। वो सोच रही थी कि शायद यहां कोई खूनी घूम रहा है जिसने पेट्रोल पंप के सारे कर्मचारियों को मार दिया। इधर मैं पापा को आवाज देता हुआ पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द घूमने लगा। उधर मां कार में छिपकर सिर झुकाए पड़ी थी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई मौजूद है। उन्हें लगा शायद मैं या पापा आ गए हों। उन्होंने झट से सिर ऊपर किया और देखा कि सामने कोई खड़ा है। उसका चेहरा दूसरी ओर था और हाथ में एक गोल्फ स्टिक थी। मां सोचने लगी, ये आदमी कौन है? कोई और मुसाफिर? लेकिन उसका कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। वो ध्यान से उस आदमी को देखने लगी। तभी वो धीरे से गर्दन घुमाकर उनकी तरफ मुड़ा और मां की सांसें थम गईं। वो आदमी वही था जो वॉशरूम की छत से चिपका था। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, उनसे खून बह रहा था, पेट से भी खून निकल रहा था और वो सीधा कार की ओर बढ़ रहा था। मां डर के मारे सिर झुका लेती हैं। धीरे धीरे उस आदमी के पैरों की आहट नजदीक आती जा रही थी। मां का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मेरी आवाज देना चाहती थी लेकिन डर उन्हें रोक रहा था। फिर कुछ सेकंड बाद कदमों की आवाज बंद हो गई। मां ने सोचा शायद वह चला गया। उन्होंने खिड़की से झांकने की कोशिश की लेकिन जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई। वो आदमी कार की खिड़की से झांककर उन्हें ही देख रहा था। इस बार मां चीख को रोक न सकी और उस आदमी ने गोल्फ स्टिक से कार पर वार शुरू कर दिया। तब तक वार करता रहा जब तक कार का शीशा टूट नहीं गया और मां बुरी तरह चीखने लगी। मेरी मम्मी की चीख अब तक मेरी कानों में गूंज रही थी। मैं पेट्रोल पंप के पीछे की तरफ पापा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहां उनका कोई अता पता नहीं था। जैसे ही मैंने मम्मी की चीख सुनी, मैं भागता हुआ वापस पेट्रोल पंप की ओर गया। दौड़ते हुए मैंने देखा मम्मी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी और एक खून में सना हुआ अजीब आदमी गोल्फ स्टिक से कार पर लगातार वार कर रहा था। मैं चिल्लाया, ओए कौन है तू? छोड़ दे हमें। मेरी आवाज सुनकर वो आदमी धीरे से मेरी ओर मुड़ा। मैं वहीं पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा था। उसके मुड़ते ही उसने अपने खून से सने दांत दिखाते हुए एक अजीब मुस्कान दी। वो मुस्कान डरावनी नहीं, घिनौनी थी।
अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। मम्मी भी कार से उतर आईं और इधर उधर कुछ ऐसा ढूंढने लगी जिससे उसे रोका जा सके, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। वो आदमी मेरे काफी करीब आ चुका था और मैं भी घबराकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। पहले तो मैं समझा कि शायद ये कोई मानसिक रूप से बीमार इंसान होगा, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे की झलक मिली, मैं पहचान गया। ये वही था जो वॉशरूम की छत से चिपका हुआ था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी, जल्दी से कार स्टार्ट करो, मैं चिल्लाया। मम्मी ने हिम्मत जुटाई, कार में बैठी और किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही कार मेरी ओर मोड़ी, मैं दौड़कर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। हम दोनों बेहद डरे हुए थे। मम्मी ने कार को सीधा हाईवे की तरफ मोड़ दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी अब भी हमें घूर रहा था, हंसते हुए। थोड़ा आगे बढ़ते ही वह नजर से ओझल हो गया। हम दोनों ने एक गहरी सांस ली। मम्मी ने कार रोक दी। सौरभ, वो कौन था? मम्मी ने हैरानी से पूछा। वो कोई इंसान नहीं था मां, वो भूत था, वही जो हमें वॉशरूम में भी दिखा था। अगर तू समय पर नहीं आता तो वो मुझे मार ही डालता, मम्मी ने कांपती आवाज में कहा। पता नहीं पापा कहाँ हैं, किस हाल में हैं, मैंने कहा। अब हमें उन्हें ढूंढने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए, पहले यहां से निकलते हैं। ये जगह बहुत अजीब है, एकदम सुनसान, मम्मी ने कहा। लेकिन बेटा, कार में पेट्रोल बहुत कम है, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। फिर भी जितना जा सकें चलो, नहीं तो पैदल चलेंगे। मैंने गाड़ी से उतरकर मम्मी को ड्राइवर सीट से हटाया और खुद बैठ गया। हम जरा आगे बढ़े ही थे कि एक और पेट्रोल पंप दिखा। मम्मी खुश होकर बोली, सौरभ, पेट्रोल पंप। मुझे भी थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने कार वहां मोड़ी, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचे, हमारा चेहरा उतर गया। ये वही पेट्रोल पंप था जिससे हम कुछ देर पहले ही भागे थे। मम्मी ने घबरा कर कहा, बेटा, ये वही है ना? मैंने गाड़ी रोक दी और चारों ओर देखा। हाँ, वही ऑफिस, वही ढांचा। मां, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। मैंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। मैंने फ्यूल गेज देखा, पेट्रोल खत्म हो चुका था। मैंने फिर कोशिश की, बेकार। मम्मी की आंखों में डर था। अब क्या करेंगे बेटा, हम फंस गए हैं, मैंने घबरा कर कहा। थोड़ा सोचने दो मां, दिमाग काम नहीं कर रहा। मम्मी रोने लगी। हम सीधे सीधे आ रहे थे, फिर भी कैसे वापस यहीं आ गए? तभी मेरा ध्यान पेट्रोल मशीन पर गया। मां, तुम कार में रुको, मैं खुद पेट्रोल डालता हूं। मैं चारों ओर देखकर नीचे उतरा। हर तरफ वीरानी थी। मैंने पंप से पाइप निकाला और कार के टैंक में डाल दिया। एक उम्मीद थी कि शायद अब गाड़ी चल पड़े। मम्मी कार में सहमी बैठी थी। मैंने नजरें पाइप पर जमाई रखी, लेकिन तभी पाइप से पेट्रोल की जगह लाल खून गिरने लगा। मैं स्तब्ध था। पाइप हाथ से छूट गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, वहां चारों ओर खून फैल गया। मैंने कांपते हुए मुंह खोला। ये क्या? मम्मी ने देखा। क्या हुआ बेटा? तभी कार की डिग्गी अपने आप हिलने लगी। मेरी नजर उस पर पड़ी और मम्मी भी डर गई। वो मेरे पास आकर बोली, ये क्या हो रहा है बेटा? मैंने धीमे धीमे डिग्गी की ओर कदम बढ़ाए। मां मेरे पीछे थी। मैंने हाथ बढ़ाया, डिग्गी खोली और हम दोनों चीख पड़े। अंदर खून से सनी पापा की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, शरीर अकड़ा हुआ। मां, पप्पा, चिल्लाई और घुटनों के बल गिर पड़ी। हम दोनों कांप रहे थे। अब हमारी एकमात्र उम्मीद, हमारी कार भी किसी काम की नहीं रही थी। मैंने कहा, मां चलो भागो, अब यहां एक सेकंड भी नहीं रुक सकते। हम दोनों भागने लगे, भागते ही रहे, लेकिन जितना भागे उतना ही वही पेट्रोल पंप हमारे सामने आ गया। मैं रुक गया, गुस्से में चिल्लाया, किस लूप में फंस गए हैं हम? बार बार यही क्यों आ रहा है? मम्मी कांपती आवाज में बोली, बेटा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, वो आदमी हमें भी मार देगा। तभी हमारी नजर पेट्रोल पंप के एक कोने पर गई, जहां एक छोटी सी कैंटीन से धुआं निकलता दिखा। कुछ देर पहले जब हम यहां थे तो वो कैंटीन दिखी ही नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां मौजूद है। मैंने मम्मी की तरफ देखा, फिर उस कैंटीन की ओर इशारा किया। मां, शायद वहां कोई हो, चलो देखते हैं। मम्मी एकदम घबरा गई। नहीं बेटा, कहीं वो ही डरावना आदमी हुआ तो? मैंने जवाब दिया। लेकिन मां, भागने का भी क्या फायदा? हम फिर वहीं पहुंच जा रहे हैं, कहीं तो कोई रास्ता होगा। हम दोनों धीरे धीरे उस धुएं उड़ती कैंटीन की ओर बढ़े। अंदर पहुंचते ही देखा एक आदमी बिल्कुल सामान्य हालत में चाय बना रहा था।
उसे देखकर हमारे चेहरों पर थोड़ी राहत आई। वो आदमी हमें देखकर बोला, हाँ भैया, क्या लोगे? मैंने जल्दी से कहा, भैया, यहां कोई है जिसने हमारे परिवार पर हमला किया है, हमें आपकी मदद चाहिए। उस आदमी ने चाय से ध्यान हटाया और मुझे घूर कर देखने लगा। उसकी आंखों की गंभीरता ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। मम्मी ने मेरी बांह कसकर पकड़ी। मैंने दोबारा बोलने के लिए उसकी तरफ देखा और देखा उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। मम्मी ने धीरे से कहा, सौरभ, चलो यहां से, ये आदमी भी ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी वो आदमी चीख पड़ा, तुम सब मरोगे, वो किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे भी किसी ने नहीं छोड़ा था। उसके हाथ से चाय की छन्नी जमीन पर गिर गई। वो नीचे झुककर उसे उठाने लगा, लेकिन उठकर खड़ा ही नहीं हुआ। मम्मी घबरा गई। सौरभ, चलो, यहां रुकना ठीक नहीं। मैंने कहा, मां रुको, शायद वह हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। मां बोली, क्या तुमने उसकी आंखें नहीं देखी? मुझे तो वो इंसान नहीं लग रहा। मैंने मां की बात मानी और पीछे हटने लगा। तभी हमें अपनी कार के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। हमने पलट कर देखा, वो हमारी ही कार थी, खुद ब खुद स्टार्ट हो गई थी। मैंने हैरानी से कहा, मां, ये अपने आप कैसे? मैं दौड़कर कार की ओर गया। मां मेरे पीछे पीछे भागी। हो सकता है कार में कोई गड़बड़ हो, मां बोली। मैंने जैसे ही कार का दरवाजा खोला, अंदर से वही खून से सना गोल्फ स्टिक वाला आदमी निकला और मुझ पर वार किया। मैं किसी तरह पीछे हटकर बच गया। मां ने मुझे पकड़कर संभाला। वो आदमी कार से निकलकर बाहर आया और गोल्फ स्टिक हवा में घुमाने लगा। मां ने घबराकर कहा, सौरभ, अब नहीं, बस भागो यहां से। ठीक उसी वक्त हमें फिर से बहन की आवाज सुनाई दी, मम्मी, मुझे बचाओ। हम दोनों ने चौंक कर वॉशरूम की ओर देखा। वही आवाज वहीं से आ रही थी। मां बोली, ये तो बहन की आवाज थी ना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन वो तो मर चुकी है। मां बोली, क्या पता जिंदा हो, हमें देखना चाहिए। मैंने हामी भरी। हम दोनों दौड़ते हुए वॉशरूम पहुंचे। मैंने दरवाजा खोला। अंदर हर जगह खून ही खून फैला था। मैंने पुकारा, बहन, क्या तुम सुन रही हो? मां भी बोली, बेटा, कुछ तो बोलो, हमारी आवाज आ रही है ना? अचानक हमें किसी अदृश्य ताकत ने भीतर खींच लिया। हम दोनों चीख पड़े। वॉशरूम के आईने में बहन का चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर गहरे कट थे, खून बह रहा था, लेकिन वो हंस रही थी। मां रोते हुए आईने की तरफ इशारा करने लगी। मैंने जब देखा तो डर से सन्न रह गया। बहन का चेहरा अब इंसानी नहीं था। वॉशरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट बार बार जल बुझ रही थी। मां कांपती आवाज में बोली, सौरभ, जल्दी दरवाजा खोलो। हम जैसे ही जमीन पर कदम रखने लगे, हमारे पैर फिसलने लगे। हर जगह खून फैला था। हम दोनों बुरी तरह गिर रहे थे, लुढ़क रहे थे। हमारे कपड़े, चेहरा सब खून से भर गया। अचानक वॉशरूम की छत से एक लाश जमीन पर गिरी। तेज आवाज हुई। हम पलटे। वो बहन की लाश थी, अकड़ी हुई, शरीर पर गहरे घाव, पेट पर भी वैसा ही जख्म जैसा उस आदमी के पेट पर था। मां चिल्लाई, सौरभ, ये तो बहन है। मैंने देखा, सांसें चल रही थीं। वो जिंदा थी। मैं घुटनों के बल बैठा। बहन, ये सब कैसे हुआ? उसने थरथराते होंठों से कहा, यहां से चले जाओ, वो बुरी आत्मा है। इतना कहते ही आईना फट गया। कांच जमीन पर बिखर गया। अचानक बहन की लाश खुद ब खुद खिसकने लगी। हम दोनों पीछे हटे। बहन की आंखें बंद थीं। फिर वो एक झटके में खड़ी हो गई, हवा में उठ गई। मां फिर चीख पड़ी और दरवाजा पीटने लगी। मैं भी खोलने की कोशिश करने लगा। तभी बहन ने मां की गर्दन पकड़ ली, उसे उठाकर दीवार पर पटकने लगी। मैंने चीखते हुए कहा, बहन, छोड़ दो मां को, वो तुम्हारी मां है। लेकिन तब बहन की आवाज बदल गई। गुस्से से बोली, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल मुझे एक झटका लगा और मैं दीवार से जा टकराया। सिर में चोट लगी। एक और झटका, फिर एक और। हर बार मुझे दीवार पर पटका जा रहा था। इसी झटके में मेरी शर्ट फट गई और मां वैष्णो देवी का लॉकेट बाहर निकल आया। जैसे ही वो लॉकेट दिखा, वॉशरूम का तापमान अचानक बढ़ गया। बहन के हाथ ढीले पड़ने लगे। मां जमीन पर गिर गई। बहन की नजर लॉकेट पर गई। 3 धातुओं का चमचमाता लॉकेट। वो कांपने लगी। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो फिर से छत पर चिपक गई। मां बेहोश थी। मैं उनके पास पहुंचा, लेकिन मां होश में नहीं आई। दरवाजा खुला देखकर मैंने बिना देर किए मम्मी को घसीटकर बाहर निकाल लिया।
उस वक्त मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि बहन ने हमें अचानक क्यों छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, सामने वही गोल्फ स्टिक वाला खून से सना आदमी खड़ा था। वो धीमे धीमे मेरी ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो थोड़ा पास आया, उसकी नजर मेरे गले में पड़े मां वैष्णो देवी के अभिमंत्रित 3 धातु वाले लॉकेट पर पड़ी। लॉकेट देखते ही उसका हंसता चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वो पीछे हटने लगा। वो दहाड़ मारकर चिल्लाया, जैसे किसी अग्नि से जल रहा हो। मैं भी अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लड़खड़ाते हुए चल रहा था, सिर घूम रहा था और आखिरकार मैं जमीन पर गिर गया। आंख खुली तो चारों ओर कुछ लोग मुझे घेरे हुए थे। हर तरफ धुंधला सा दिख रहा था। कानों में आवाजें आ रही थीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली और जैसे ही ठीक से देखा, हैरानी से सीधा उठकर बैठ गया। एक आदमी ने पूछा, भैया अब कैसे हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि इधर उधर देखने लगा। जो मैंने देखा वो अंदर तक हिला देने वाला था। वही पेट्रोल पंप था, लेकिन अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था। दीवारों पर काई जमी थी, रंग काला हो चुका था, जमीन पर घास उगी थी। लगा जैसे सालों से कोई यहां आया ही नहीं। तभी मुझे मम्मी का ध्यान आया। मैं घबरा गया। मम्मी कहाँ है मम्मी? मुझे थोड़ी दूर एक एम्बुलेंस दिखाई दी। लोग मुझे सहारा देकर ले जाने लगे, लेकिन मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी। एक आदमी बोला, भाई जिसकी बात कर रहे हो वो औरत मर गई है। मैं चौंक गया। क्या? कहाँ है वो? उसने एम्बुलेंस की ओर इशारा किया। मैं दौड़ता हुआ एम्बुलेंस के पास पहुंचा। मम्मी स्ट्रेचर पर थीं। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी धड़कन बंद हो चुकी थी। लोगों ने मुझे पकड़कर समझाया, वो जा चुकी हैं। मैं टूट गया था। अब सब कुछ सुनसान था। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। मैंने पुलिस को पापा और बहन के बारे में बताया। कुछ देर की खोजबीन के बाद वॉशरूम के पुराने हिस्से से पापा और बहन की लाशें बरामद की गईं। पुलिस हमें अस्पताल ले आई। वहां मुझसे सवाल जवाब शुरू हुए। जो लोग अस्पताल में जमा थे वे आपस में फुसफुसा रहे थे। आज फिर उसी वीरान पेट्रोल पंप ने किसी को निगल लिया। हर कोई मेरी कहानी जानना चाहता था, लेकिन मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। कुछ घंटे बाद अस्पताल में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे उस पेट्रोल पंप की पुरानी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, बेटा 8 साल पहले यह नया पेट्रोल पंप बना था। मैं यहाँ ट्रैफिक कम होता था, इसलिए स्टाफ भी कम रखा गया था। लोहड़ी की ही रात थी। 3 लड़कों की गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, तो वो यहीं रुके। तीनों नशे में थे। उन्होंने वहां काम कर रहे अकेले कर्मचारी से पहले मजाक, फिर बदतमीजी की। तभी वहां एक बाइक सवार आया, शरीफ इंसान। उसने देखा तो रोकने की कोशिश की, लेकिन वे लड़के उसे भी धमकाने लगे। बाइक सवार डरकर हट गया। लड़कों ने कर्मचारी से जबरन पेट्रोल मांगा। वो मना करता रहा। उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। कैंटीन में बैठा एक शख्स उसकी मदद को आया, लेकिन वो भी मारा गया। तीनों लड़कों के पास गोल्फ स्टिक थी। उन्होंने दोनों को बेरहमी से मार डाला। अगले दिन दोनों की लाशें बेहद बुरी हालत में मिली। बाइक सवार ने पुलिस को बयान दिया और तीनों अपराधी पकड़ भी लिए गए, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वे छूट गए। पैसा और रुतबा काम आया। उसके बाद अजीब घटनाएं शुरू हुईं। स्टाफ को रात में आवाजें सुनाई देती, छाया दिखती और कभी कभी वही गोल्फ स्टिक वाला आदमी। कहाँ जाता है? कर्मचारी की आत्मा अब उस जगह पर भटकती है। जो कोई रात में वहां आता है उसका अंत तय है। 8 साल में ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं। लोग भटकते हैं और फिर सिर्फ लाश मिलती है। तुम शायद किस्मत वाले थे कि जिंदा लौटे, वरना यहां कोई वापस नहीं आता। मैं सुनता रहा। सन्न। पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन भूत प्रेत के लिए कानून में कोई जगह नहीं होती। उनका मानना था कि यह डकैतों का इलाका है, लेकिन कोई डकैती नहीं होती, बस लाशें मिलती हैं। पुलिस वाले खुद वहां रात में जाने से डरते हैं। एक बार एक पुलिस अधिकारी भी लापता हुआ। अगले दिन उसकी लाश भी उसी पेट्रोल पंप पर पड़ी मिली। अब आसपास के गांवों में सबको पता है उस हाईवे पर एक भूतिया पेट्रोल पंप है। कोई वहां रात में नहीं जाता। मेरे लिए वो मेरी जिंदगी की आखिरी ट्रिप थी। माँ, पापा, बहन तीनों चले गए। वक्त लगा, बहुत वक्त खुद को संभालने में, लेकिन शायद कुछ जख्म कभी नहीं भरते। कभी कभी जो घटता है उसे समझाना मुमकिन नहीं होता। बस ऊपर वाला ही समझ सकता है कि उस रात मेरे साथ क्या बीती थी। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से,
सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, राणुगिरी दुबई से, दीपक कुमार भाई नैनीताल से, शाहरुख खान भाई हसनपुर से, शिवकरण भाई सुल्तानपुर से, काजल दिल्ली से, मोगा भाई पंजाब से, विजय ढोधे भाई विदर्भास से, आकाश वर्मा भाई मध्य प्रदेश रेवा से, रब्बी यादव भाई नेपाल से, अशफाक भाई नेपाल बिरगंज से, विजय कुमार भाई पुणे महाराष्ट्र से, मीना रोपर पंजाब से, बंटी सागर भाई दिल्ली से, आरिफ भाई असम से, उमैस खान भाई पाकिस्तान से, विशाल चंद भाई बैंकॉक से, गोविंद यादव भाई इटावा से, दीपा थापा भाई देहरादून से, फैजल भाई लखनऊ से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, शिवा प्रजापति भाई आगरा से, सुरेश भाई गुजरात से, राहुल कुमार भाई गाजीपुर से, हेमंत थापा भाई अहमदाबाद से, अमीन भाई झारखंड से, इरफान भाई राजस्थान से, सोनू भाई दिल्ली से, अहिलवीर भाई पंजाब से, गुड्डू साहू भाई ओडिशा से, अनवर अली भाई जयपुर से, कविता जलगांव से, मनीष भाई मध्य प्रदेश से, सुशील नगरकोटी भाई नेपाल से, राकेश हरिजन भाई ओडिशा से, दिनेश चौहान भाई बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, त्रिनाथ कुमार भाई इंडिया से, ओम प्रकाश राय भाई भगवानपुर से, मोनिश भाई बरेली से, पुष्पेंद्र चौहान भाई इंडिया से, अमन फौजी भाई हरियाणा पानीपत से, सुमन बोहरा भाई नेपाल से, ददुल भाई असम से, संदिर गोस्वी भाई नासिक से, दविंदर सिंह भाई बरनाल से, संत बहादुर भाई वेस्ट बंगाल से, बाबू मंडल भाई ओडिशा से, राजू मुल्तानी भाई इंडिया से, राजेश कम्हार भाई ओडिशा से, मुकेश भाई राउरकेला से, अंकित भाई छत्तीसगढ़ से, नेहा ओडिशा संबालपुर से, मानस कुमार भाई झारखंड से, मेहताब खान भाई कर्नाटक से, सुनील यादव आजमगढ़ से, वंदना यादव जबलपुर से, राकेश भाई बिहार से, किकोन भाई नागालैंड से, आजाद आलम भाई चित्रपुर झारखंड से, जीवन भाई नेपाल काठमांडू से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, डब्बू राजभर भाई बनारस से, विजेंद्र भाई हैदराबाद से, आसिफ अब्बासी भाई फिरोजाबाद से, देवा थापा भाई नेपाल से, अमित पवार भाई बारमती महाराष्ट्र से, मंसूर भाई वेस्ट बंगाल से, मिहिर शाह एंड फैमिली अहमदाबाद गुजरात से, गौरी असम सिलापट से, मुकेश भाई ओडिशा से, फिरोज भाई इंडिया से, गौरव रेड्डी भाई मुंबई महाराष्ट्र से, गुलशन भाई दिल्ली से, राजवीर बाना दूदू जयपुर से, सैयद भाई इंडिया से, अनित भाई इंडिया से, विकास जंग थापा भाई यूएई से, मजीद भाई मालदीव से, परिनोज नर्जनरी भाई वेस्ट बंगाल से, आफ्ताब भाई माडोसा से, रविवंशी भाई आगरा से, सचिन भाई इंडिया से, दिनेश दास भाई कालिम्पोंग हिल स्टेशन से, हसनैन भाई जयपुर से, समीर और सानिया पति पत्नी हरियाणा से, विशाल जाटव भाई भोपाल से, सन्नी भाई कानपुर से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, आन्या तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, राजू भाई बद्धानागर मध्य प्रदेश से, अर्चना भुवनेश्वर से, अर्जुन भाई बंगलौर से, शिवानी ओडिशा क्योजहार से, मिंटू भाई गुरदासपुर से, शमीम भाई हैदराबाद से, जावेद खान भाई ओमान से, मोनिका कनाडा से, किशोर राज भाई लखीसराय बिहार से, घनश्याम मेघवाल भाई इंडिया से, सचेद्र लक्ष्यकर भाई गुरसराय झांसी से, कृष्णा प्रजापति सैनी भाई गाजियाबाद से, तलात भाई कराची से, कान्हा सैनी भाई राजस्थान जयपुर से, महक खान भाई मुंबई से, रिहान खान भाई अंबिकापुर से, नीरज भाई गाजीपुर से, सोनू भाई इटली से, जगदीशन भाई बंगलौर से, अनीता राजस्थान से, सुनीता महादिक बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, अनवर आवारा भाई अलवर राजस्थान से, अजय भाई इटावा से, नरेश भाई भावनगर से, जिसान अहमद भाई राजस्थान से, शिवम मौर्य भाई ग्वालियर से, शेखर भाई असम से, सैयद मेहंदी भाई गुजरात से, राहुल भाई सूरत से, रोहन भाई उत्तर प्रदेश से, नरे अफसाना भाई गढ़वा झारखंड से, कफील भाई सऊदी से, आलोक कुमार भाई मुजफ्फरपुर बिहार से, विक्की भाई पंजाब से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।